अजीत डोभाल को पसंद नहीं करने वाले लोग पीठ पीछे उनको दरोगा कहकर पुकारते हैं। विदेश मंत्रालय में उनके आलोचक भी उनकी एनसीए पाकिस्तान कहकर तफरी लेते हैं। ऐसा करने की शायद वजह यह है कि इन लोगों की नज़र में डोभाल को कूटनीति और विदेश नीति की उतनी समझ नहीं है जितना कि इस पद की दरकार है। इसलिए पिछले दिनों जब डोभाल की चीन के रक्षा मंत्री वांग यी से 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद चीनी सेनाओं ने उस इलाके से पीछे हटना शुरू कर दिया जिस पर कुछ दिन पहले वो अपना दावा करते आए थे, तो कई लोगों की भौहें ऊपर उठी थी। ये पहला मौका नहीं था जब डोभाल ने चीन को अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए मनाया था। वर्ष 2017 में भी जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े थे, डोभाल ने ब्रिक्स बैठक के दौरान उस समय के अपने समकक्ष यांग ची से बात कर मामले को तूल पकड़ने से बचवाया था। उनकी ये बातचीत न सिर्फ फोन पर जारी रही बल्कि जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में भी मिलकर उन्होंने दोनों तरफ के सैनिकों के पीछे हटने का खाका तैयार किया था। इस कूटनीतिक बातचीत के बीच डोभाल चीनियों तक ये संदेश भी पहुंचाने में सफल रहे थे कि अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत खतरे में पड़ सकती है। भारत के इतिहास में डोभाल 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्ष 1998 में अमेरिका की तर्ज पर वाजपेयी के शासनकाल में ये पद पहली बार बनाया गया था। इस पर पहली नियुक्ति पूर्व राजनयिक ब्रिजेश मिश्रा की गई थी, जो इस पद पर वर्ष 2004 तक रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में रक्षा, खुफिया तंत्र और कूटनीति तीनों का समावेश होता है, लेकिन अब तक बने 5 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में से 3 ब्रिजेश मिश्रा, जेएन दीक्षित और शिवशंकर मेनन ही कूटनीति के क्षेत्र से आए हैं। डोभाल से पहले सिर्फ एमके नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पहुंचने वाले अकेले खुफिया अधिकारी थे। आमतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेपथ्य में रहकर सलाह देने का काम किया करते थे। उनका काम दिल्ली में बैठकर हर जगह से सूचनाएं एकत्रित कर सरकार को सलाह देना हुआ करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल का इस्तेमाल गैर परंपरागत मामलों के लिए किया है। जब दिल्ली में दंगे हुए तो मोदी ने डोभाल को इलाके में कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए भेजा। ये शायद पहला मौका था कि किसी एनएसए ने न सिर्फ इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया बल्कि पीड़ित लोगों से बात भी की। आमतौर से एनसीए से इस तरह की चीजों को माइक्रो मैनेज करने और सरकार का चेहरा बनने की अपेक्षा नहीं की जाती। इस कदम को इसलिए भी असामान्य माना गया क्योंकि अमित शाह भारत के गृह मंत्री थे और दिल्ली की पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही थी। प्रधानमंत्री ने डोभाल को भेजने का अभूतपूर्व फैसला इसलिए लिया क्योंकि अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हजारों लोगों द्वारा स्वागत किए जाने के तुरंत बाद देश की राजधानी में इस तरह की हिंसा फैली कि ट्रंप की यात्रा कवर करने आए पूरी दुनिया के मीडिया की निगाह उस तरफ उठ गई। एक पूर्व पुलिस अधिकारी का मानना है कि डोभाल को हिंदू मुस्लिम दंगे पर नियंत्रण करने के लिए इसलिए भेजा गया क्योंकि अमित शाह खुद दंगाग्रस्त इलाकों में घूमकर मुसलमानों से संवाद स्थापित नहीं कर सकते थे। डोभाल दंगाग्रस्त इलाकों में 1 नहीं 2 बार गए और उन्होंने न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए बल्कि दोनों समुदाय के नेताओं से बात कर तनाव को कम करने की कोशिश भी की। हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में डोभाल के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की भी इसके पीछे भूमिका थी। 1968 बैच के केरल काडर के अजीत डोभाल ने 1972 में भी थलासरी दंगों को काबू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1 हफ्ते के अंदर स्थिति को सामान्य कर दिया था। ये पहली बार नहीं था जब डोभाल को अपनी परंपरागत भूमिका से आगे आकर कुछ अतिरिक्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब कश्मीर में अगस्त में धारा 370 हटाई गई तो डोभाल ने कश्मीर में लॉकडाउन की शुरुआत के दिनों में
पूरे एक पखवाड़े तक कैंप किया। उसी दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां वो कश्मीर के सबसे तनावग्रस्त इलाकों में से एक शोपियां में स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खाते देखे गए। एक और वीडियो में उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ बात करते हुए भी देखा गया। इन दोनों वीडियो से कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को संदेश गया कि कश्मीर में शांति है और वहां हालात नियंत्रण में हैं। अभी हाल में कोरोना फैलने के बाद जब दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया तो अजीत डोभाल ने रात 2 बजे वहां जाकर जमात के नेतृत्व को वो स्थान खाली करने के लिए मनाया। ये डोभाल के कार्यक्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन तब भी मोदी ने इस संवेदनशील काम के लिए डोभाल को चुना। इससे पहले भी डोभाल ने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यकाल में कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिए हैं। सुरक्षा मामलों पर लिखने वाले निखिल गोखले बताते हैं कि 1986 में हुए मिजोरम समझौते का श्रेय डोभाल को दिया जाना चाहिए। बीच के स्तर के आईबी अधिकारी के तौर पर डोभाल ने भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में घुसपैठ की और उनके चोटी के 1 दर्जन कमांडरों को अपनी तरफ मोड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि एमएनएफ के नेता लालडेंगा को भारत से शांति वार्ता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। डोभाल लालडेंगा के ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए और उनका विश्वास जीतने में पूरी तरह से सफल रहे। प्रवीण दोंथी ने कारवां पत्रिका के अगस्त 2017 में छपे अपने लेख अंडर कवर अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा, पाकिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल कहूटा में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के पास एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल का सैंपल ले आए, जिससे यह तय करने में आसानी हुई कि कहूटा में किस ग्रेड के यूरेनियम के साथ काम किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अजीत डोभाल भारत के तीसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं। भारतीय खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने नाम न लिए जाने की शर्त पर बताया कि डोभाल भारतीय खुफिया एजेंसियों के कमांड स्ट्रक्चर को बाईपास करते हुए फील्ड एजेंटों से सीधे संपर्क में रहते हैं। मोदी से उनकी नजदीकी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले शुरू हो चुकी थी, जब डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन के प्रमुख हुआ करते थे। वर्ष 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी और अजीत डोभाल के नाम पर विचार हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोभाल के नाम पर ही मोहर लगाई। उनकी नियुक्ति पर शिशिर गुप्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था, संघ परिवार को डोभाल पर विश्वास है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर होने के बाद उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की काफी मदद की है।